गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1.2 राजीव प्रकाशन की सीरीज पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1.1 चैप्टर प्रश्नावली खत्म हो चुका है। अब हम 1.2 पर आ चुके हैं। ठीक है, 1.2 में क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप का दिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसको एकदम साधारण और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये है हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 1.2। ये क्लास 9th राजीव प्रकाशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी सीरीज जो चल रही है राजीव प्रकाशन की, उसमें 1.2 चैप्टर का नाम है ये आपके सामने। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, कहा है क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए प्रत्येक सत्य या असत्य कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम इसके कारण को समझा चुके हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत अगर चीजें हैं जो हम आप डिस्कस कर लेते हैं आपसे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से लिखना है। वास्तविक संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक संख्या के बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले एक लाइन, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ठीक है भाई, एक परिमेय संख्या होता है और एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन में सीधे पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वो एक वास्तविक संख्या है। अब ध्यान से देखेंगे, वास्तविक संख्या के अगर हम कहते कि दो बेटे, वास्तविक संख्या के अगर हम कहते कि दो बेटे हैं, एक परिमेय है और एक अपरिमेय। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय, यानी है जो प्रत्येक अपरिमेय है, जितना भी अपरिमेय होगा वह एक वास्तविक संख्या है। यानी ये जो है जितने भी अपरिमेय है ये वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। तो हाँ भाई, ये जो है इनका लड़का है तो इसके अंदर आएगा। तो बात सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है। और अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय क्या होता है भाई? एग्जाम्पल में देखा जाए, परिमेय क्या होता है? परिमेय तो होता है, हमने आपको बताया था कि जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। पी व क्यू क्या होता है? पी व क्यू पूर्णांक होता है। पी व क्यू पूर्णांक होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है? उसके साथ साथ क्या होता है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तथा पी व क्यू का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो कितना होता है? एक होता है। ये डिस्कस हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, और बढ़िया से किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है भाई? जो ये जो है इनका जो है एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता चलता है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए करनी में 2, ठीक है, जैसे मान लीजिए करनी में 3, ठीक है, जैसे मान लीजिए करनी में 5। तो इनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता है। इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती होता है। मतलब क्या होता है? ये रिपीटेड नहीं होते हैं, रिपीटेड नहीं होते हैं। इसका दशमलव प्रसार इस तरह से होता है: 0.1, 0.11, 0.111, 0.4 बार 1, 0.5 बार 1, मतलब इस तरह से ये आता रहता है। और इसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट भिन्न, मतलब इसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट दशमलव प्रसार हमें पता ही नहीं चलता। तो जिसका एग्जैक्ट दशमलव प्रसार नहीं पता चलता है वो अपरिमेय कहलाते हैं। और ये है वास्तविक के पार्ट। और उसने बोला था कि क्या जितने भी अपरिमेय हैं वह वास्तविक हैं? तो अच्छा बताइए, जब अपरिमेय वास्तविक का ही लड़का है तो जितने भी अपरिमेय होंगे वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसलिए पहला क्वेश्चन क्या है? एकदम सत्य है। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, दूसरा, संख्या रेखा पर देखिए ध्यान से, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। इसमें कुछ करना नहीं करना। संख्या रेखा पे मैं आपके सामने संख्या रेखा बना करके दर्शा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, संख्या रेखा हम पहले वीडियो में कई बार बनाए हैं और आज भी आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट है भाई। ध्यान से देखना बाबू, बीच में जितनी भी संख्या है वो सारे पूर्णांक हैं। ठीक है, उसमें प्राकृतिक पूर्णांक और पूर्ण संख्या सारी चीजें यहाँ पे है। तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से 5, 6, ठीक है, 7, 7 के बाद थोड़ा सा और लिख लें, 8, 9, और ये इसको लेकर चलते हैं इनफाइनाइट पर। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, और यहाँ तक इधर आ गया। उसने बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी प्रत्येक बिंदु, एक बिंदु ये है, ये भी एक बिंदु है,
एक बिंदु ये है, इस तरह से ये सारे बिंदु हैं, ये सारे बिंदु जहां जहां पॉइंट लिखा सारे बिंदु है। कह रहा कि प्रत्येक बिंदु कर्ण में यम के रूप का होता है क्या? जितने भी बिंदु हैं वो कर्ण में यम के रूप के होते हैं क्या? मतलब क्या है कि एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट है उसको उठा के कर्ण में डालो और उसका रिजल्ट बाहर निकल जाता है। और कह रहा कि जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, अच्छा ठीक है, बहुत यहाँ पे आसान कर दिया। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे माइनस वाले वर्जन को, ऐसा लिखना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि यम को आप लेना है क्या? यम प्राकृतिक संख्या। और आपको पता है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत एक से लेकर कहां तक होती है? अनंत तक होती है। तो मुझे जो भी संख्या चेक करना है, अब वो एक से चेक करना है, इधर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, मुझे बस एक से चेक करना है। कह रहा कि अब जरा एक से संख्या चेक करो, वो कर्णिम यम के रूप का है क्या? कर्णिम यम के रूप का मतलब क्या है कि इनको कर्णिम डालो और रिजल्ट कुछ मिलता है क्या? तो हम कहेंगे ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्णिम यम, कह रहा कि यम प्राकृतिक संख्या, यानी यम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से है। जहां जहां यम है वहां वहां 1 2 3 4 बारी बारी से रख के चेक करो। अगर हम पहले यम की जगह पे एक रखते हैं तो एक बाहर निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि एक को हम एक गुणे एक लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि हम अब यम की जगह पे 2 ले रहे हैं, तो क्या 2 बाहर निकल के आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 अंदर ही रह जाएगा कर्णी में, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे हम पूर्ण रूप से। उसके बाद कर्णी में 3, इस बार 3 लिखेंगे तो 3 भी तो बाहर नहीं निकल पाएगा, 3 भी अंदर ही रह जाएगा। फिर हम अगला अगर लें 4, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 प्लस माइनस, तो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम कर्णी में 5 को रखें, 5, तो 5 अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा, 5 5 ही रहेगा। फिर अगर हम 6 लिखें तो 6 भी अंदर रहेगा, तो 6 भी अंदर रहेगा, 6 नहीं बाहर आएगा। इस तरह से 7 का भी वर्गमूल हम नहीं ले पाएंगे, 8 का भी वर्गमूल हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 8 का भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा जो बाहर निकल के आए। हाँ, 9 का वर्गमूल हो पाएगा, 9 का क्या निकलेगा? 3। तो इस तरह से उसने बोला कि जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, वो कर्णिम यम के रूप की होती है। इसका मतलब क्या है कि उसको कर्णिम डालो और वो रिजल्ट बाहर देंगे। तो आपको क्या मिला? आपको बस ये मिला कि एक जो है बाहर निकल के आया, उसके साथ साथ 4 बाहर निकल के आया, उसके साथ साथ 9 बाहर निकल के आया, और बाकी बीच में सारी संख्या निकल के आ पाई? नहीं ना निकल के आ पाई, और वो बोल रहा है कि सभी होती है। तो ये बात क्या है? असत्य है। इसलिए हम इसको कहेंगे बिल्कुल असत्य बात है, ये फॉल्स है बिल्कुल। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, हाँ देखिए ध्यान से, अभी हम आपको चर्चा किए थे वास्तविक संख्या के बारे में हम भी जस्ट चर्चा की है। वास्तविक संख्या के बारे में हमने चर्चा क्या किया, अभी जस्ट आप देखे होंगे। हमने लिखा था कि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, इसके 2 बेटे होते हैं वास्तविक संख्या के। कौन कौन होता है भाई? एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं समझाने के लिए। हर क्वेश्चन में वास्तविक संख्या के जो 2 बेटे हैं, एक का नाम परिमेय है और दूसरे का नाम अपरिमेय है। दूसरे का नाम क्या है? अपरिमेय। तो ध्यान से देखना भाई, दूसरे का नाम अपरिमेय है। सत्य और असत्य हमको छांटना है। उसने बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है। अब इस बार वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब कह रहा है कि ये जो है ना, ये वास्तविक संख्या, ये अपरिमेय संख्या होता है। यानी जितनी भी, प्रत्येक मतलब क्या होता है? प्रत्येक मतलब सभी, कह रहा सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा बोल रहा है वो। अब बताओ जरा, यानी सीधे सीधे वास्तविक संख्या को चैलेंज कर रहा है कि ये जो है सिर्फ अपरिमेय का पापा है, इसका नहीं है। तो एक बात गलत है कि नहीं है? इसके 2 बेटे हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक, जितनी भी वास्तविक है, वो एक अपरिमेय है। बताओ, जितने भी वास्तविक है अपरिमेय है? नहीं ना, जितने भी वास्तविक है उसमें परिमेय भी तो है, और ये सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है अपरिमेय को, डायरेक्ट बोल रहा है। तो ये बात क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। अगर क्वेश्चन को रिवर्स लेता और ऐसे कहता कि सभी परिमेय वास्तविक है, तो सही बात है। सभी अपरिमेय वास्तविक है, सही बात है। लेकिन सभी वास्तविक केवल अपरिमेय नहीं होंगे, सभी वास्तविक केवल परिमेय नहीं होंगे, सभी वास्तविक परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, इसलिए ये बात असत्य हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक ये एक क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे करा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? चेक कर लो भाई, चेक कर लो। पहली बात तो हम संख्या रेखा लिख करके आपको एकदम सीधे क्लियर करने वाले हैं। और वो भी बोला है धनात्मक पूर्णांक लेना है, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो जरा बताइए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं भाई? 0 के बाद वाले सारे प्लस वाले वर्जन होते हैं। इधर से, इधर माइनस वाला बिल्कुल लेना ही नहीं हमको, सिर्फ प्लस वाले को लेना है, इसलिए मैं प्लस वाला ही वर्जन लिख रहा हूं। इसमें शंका नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला लिख रहा हूँ। ध्यान से रखेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएगा। इस तरह से है। उसने बोला कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, जितने भी सभी धनात्मक पूर्णांक
के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अच्छा, अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय अपरिमेय जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अपरिमेय में क्या होता है कि जब हम किसी भी संख्या को बाहर नहीं निकाल पाते, जैसे कर्ण 2, कर्ण 3 पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, वही अपरिमेय कहलाता है, ठीक है? क्योंकि इसका इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक? तो कर्ण 3 कहीं पूर्ण रूप से इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक? कर्ण में 5 इस तरह की जो संख्याएं आती हैं वो अपरिमेय कहलाती हैं। उसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल है सब अपरिमेय होते हैं, बोल रहा है। मतलब कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। ये इसके कहने का मतलब है कि आप संख्या रेखा पे जाइए और संख्या रेखा पे जाइए, वो भी धनात्मक पूर्णांक के पास जाइए। धनात्मक पूर्णांक हमारे कहाँ से है भाई? यहाँ से प्लस 1 से लेकर के 0 से लेकर के 0 प्लस और माइनस दोनों में आता है। यहाँ पे 1 से आएंगे और इस स्थान धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक के पास जाके खड़ा हो जाओ और कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसको जब कर्ण में डालोगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो अपरिमेय है। और अपरिमेय का मतलब होता है कि जो बाहर न निकल पाए पूर्ण रूप से, वही अपरिमेय होता है। तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे सबको। हम सबसे पहले 0 को ले लेते हैं, 0 को। तो 0 को लेंगे भाई, तो 0 बाहर निकल जाए। फिर हम 1 को कर्ण में डाल दें, 1 भी बाहर निकल जाएगा। फिर हम 2 को कर्ण में डालें, 2 नहीं निकल पाएगा, 2 का वर्गमूल 2 ही, अंडर रूट 2 ही होगा। अंडर रूट 3 को लिखेंगे तो अंडर रूट 3 ही रहेगा। अंडर रूट 4 को जब कर्ण में 4 को कर्ण में डालेंगे तो ये बाहर 2 निकलेगा। इस तरह से 5 5 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा, ध्यान देखते हैं, वो कहानी से बाहर नहीं आ पाएगा। 7 7 ही रहेगा, 8 8 ही रहेगा, 9 9 9 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 10 10 ही रहेगा, ठीक है? इस तरह से चलते जाएंगे। 11 12 13 14 15 नहीं निकलेगा, फिर 16 निकल जाएगा, 16 को हम 4 लिख सकते हैं। इस तरह से लिखते जाएंगे। 17 18 19 20 21 22 23 24 25, हाँ 24 तक नहीं निकलेगा, लेकिन फिर 25 का हम क्या निकाल लेंगे? 5 बाहर निकाल लेंगे। उसने बोला है, कह रहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम पहले चेक कर लिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसका देखो, ये 0 है वो बाहर निकल गया, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ये परिमेय है। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? ये परिमेय है। 2/1 लिख सकते हैं, ये क्या है? परिमेय है। 3/1 लिख सकते हैं, ये क्या है? परिमेय है। यहाँ पे 4/1 लिख सकते हैं, क्या है? ये परिमेय है। यहाँ 5/1 लिख सकते हैं, क्या है? परिमेय है। और उसने बोला कि सब लोग अपरिमेय होते हैं, ठीक है? तो बोला, तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिला नहीं। पहले क्वेश्चन का जवाब मिला नहीं, यानी हम कहेंगे कि उसने बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, नहीं, ठीक। उसके बाद कह रहा कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। कह रहा कि अब जब नहीं है तो ऐसा बताइए जो परिमेय है। तो हम परिमेय के लिए क्या लेंगे? एग्जाम्पल, परिमेय के लिए 0 परिमेय हुआ था, हमारा 1 परिमेय हुआ था, उसके बाद हमारा 4 परिमेय हुआ था, फिर उसके बाद हमारा 9 परिमेय हुआ था, उसके बाद हमारा 16 परिमेय हुआ था, उसके बाद हमारा 25 परिमेय हुआ था। उसने बोला था एक एग्जाम्पल लो, हम इतना एग्जाम्पल ले लिए। आपको समझ में आ गया होगा बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, और वो भी कह रहा है क्या? ये दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। कर्णी 5 को किस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। तो बाबू आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। इसमें मात्र 4 ही क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, खत्म कर लेंगे हम लोग जल्दी से। और अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5, कर्णी में जो 5 है इसका प्रकार निरूपित कीजिए। किस प्रकार निरूपित, अच्छा, कर्णिम 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है? संख्या रेखा पे कर्णिम 5 को कैसे दिखाएंगे? संख्या रेखा पर कर्णिम 5 को कैसे देखेंगे? तो ठीक है, हम एक काम कर रहे हैं। अब संख्या रेखा को बहुत हाथ से बनाएं, अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, ठीक। आइए, यहाँ पे 0 1 2 3 4, इस तरह से 5, इस तरह से ले लेंगे इनफाइनाइट तक। मुझे करना क्या है कि करणी में 5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो जानते हैं क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा ये है, सबसे पहला काम है हमारा कि जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम ये देखें कि कर्णी 5 कैसे बनता है। कर्णी 5 किन दो संख्याओं का स्क्वायर करने पर, जोड़ने पे कर्णी 5 बनता है? तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर ये 4 और 1 दोनों मिलकर के 5 बन जाएंगे। तो मुझे सिर्फ 5 बनाना था, सिर्फ मुझे 5 बनाना था। अब ये 5 बन गए। अब जानते हैं क्या करना है आपको? अब करना क्या है कि अब आपको एक
एक संख्या आपको चूज करना है 1 और एक चूज करना है 2, ठीक है। इन्हीं दोनों से हमारा कर्णिम 5 मिलेगा। कैसे मिलेगा ध्यान से देखना है आप। सबसे पहला काम करेंगे, या तो आप 2 यूनिट नीचे चलेंगे या तो 2 यूनिट ऊपर चलिए। करना क्या है, आप 2 यूनिट जो सबसे बड़ा अंक है इसमें 2 यूनिट चलिए संख्या रेखा पर 2 यूनिट, यानी 0 से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, यहाँ तक 2 यूनिट। तो हम यहाँ से आ गए यहाँ तक। इस पे आकर के ब्रेक ले लीजिए आप, 2 यूनिट, ठीक। अब 1 यूनिट का लंब डालना है इस पे, 1 यूनिट का लंब डालना है, 1 यूनिट का लंब डालना है आपको, ठीक। अब इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। ये 1 यूनिट है भाई, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट था, ठीक है। इसका नाम दे देंगे, मान लीजिए ये O है, ये A है, और है मान लीजिए B फॉर बॉल है, ठीक है। ये मान लीजिए B फॉर बॉल है, ठीक। अब ध्यान से देखना है, अब क्या देखना है ध्यान से यही देखना है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ बी ए में लिखेंगे, त्रिभुज ओ बी ए में। इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप ऐसा ही करेंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि संख्या रेखा दिखाना, तो ऐसे किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पता लगाएंगे कि जितना हमको संख्या रेखा दिखाना, वो अंक किससे किसका स्क्वायर मिलकर के बनता है, बस इतना पता कर लेंगे पहले साइड में कहीं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे लगाना। अब OBA में, त्रिभुज OBA में हम आएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, तो आपको यहाँ लिखना चाहिए था समकोण त्रिभुज OBA में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBA में, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज होता है और इसमें हमें देखिए आधार पता है, लंब पता है, मुझे कर्ण ज्ञात करना है, मुझे कर्ण देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे, और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस का प्रमेय। तो हम कहेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज OBA में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है भाई, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, जिसको हाइपोटेनियन कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। तो यहाँ पे जानते हैं क्या, अगर आप मुख्य कोण मेन कोण इसको लेंगे तो ये लंब ये हो जाएगा, और मुख्य कोण इसको लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप मुख्य कोण किसको ले रहे हैं, ठीक, आपकी इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर चाहे तो यहाँ लिख देंगे मुख्य कोण, हम ले रहे हैं मुख्य कोण A, मुख्य कोण A लेने पर तो जब आप मुख्य कोण A ले लेंगे, तो भाई इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये OB, यही कर्ण हो, यही क्या होगी, यही लंब होगी, OB लंब हो जाएगी। अब कर्ण, कर्ण क्या है भाई, कर्ण OA है, तो आप लिख देंगे OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर बराबर लंब क्या है भाई, लंब आपने मुख्य कोण A को लिया है, तो मुख्य कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, तो OB लंब हो जाएगा, तो आप OB को स्क्वायर लिख देंगे लंब, प्लस में अब जो बचा वो आधार हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब OA मुझे चाहिए, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। OB हमारा कितना है, OB यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे भाई। AB क्या है भाई, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। OA का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मुझे सिर्फ OA चाहिए, OA का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब हम यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, तो ये जो 4 और 1 है, ये मिल करके 5 हो जाएंगे, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, कर्णी में। तो OA का मान आ गया कर्णी 5। अब जो है यहाँ पे जो OA है वो उसका मान कर्णी 5 आ गया। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हाँ, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये कर्णी 5 लिख देंगे, यहाँ पे ये कर्णी 5 हो जाएगा, हमारा कर्ण निकल चुका, कर्णी 5। अब एक चीज देखिए ध्यान से, कर्णी 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको केंद्र मानूं, अगर मैं इसको यहाँ पे केंद्र मानूं, ठीक, केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से, प्रकार की नोक को मैं यहाँ पे रखूं, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखूं, और जो प्रकार में पेंसिल लगा उसको फैला करके, वो त्रिज्या रेडियस मापता है, उसको फैला करके इस पॉइंट पर, यानी इस वाले पॉइंट पर रखूं, और रखने के बाद अगर मैं एक वृत्त बनाने का प्रयास करूंगा, तो एक वृत्त इस तरह से पूरा सर्किल बनेगा, ठीक। और वृत्त में क्या होता है, वृत्त में ध्यान से देखेंगे आप, वृत्त में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे केंद्र ले रहे हैं, केंद्र, ठीक है,
तो केंद्र यहाँ प्रकार की नोक को रखेंगे और इसकी त्रिज्या यानी इसको जब फैला करके यानी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले रहे हैं और वो इस पे आ रहा है 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या। तो ये जो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या यहाँ पे आ रहा है वो त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ खींचेंगे तब भी वही होगा, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तब भी वही 3 सेंटीमीटर होगा, जहाँ खींचेंगे वहाँ हर जगह 3 सेंटीमीटर का होगा। तो वही कहानी है। जब हम यहाँ रख करके प्रकार की नोक को एक रेडियस मतलब उसको फैलाएंगे और इस पॉइंट पर ए पॉइंट तक लेकर के आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से पूरा घुमाएंगे चारों तरफ तो एक वृत्त बनेगा और जब वृत्त बनेगा तो ये जो माप है ये माप हर जगह एक समान रहेगा। इधर खींचेंगे तब भी जिधर भी खींचेंगे हर जगह वो जो है समान होगा और उसी को कहेंगे क्या त्रिज्या। तो हम जब यहाँ से वृत्तवा खींचेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस तरह से डॉट डॉट करके बनता हुआ आएगा, ये डॉट डॉट करके इसे बनता हुआ आएगा, इस तरह से बनता हुआ आएगा, ये वृत्त इस तरह से बनता हुआ, इधर भी इस तरह से बनता हुआ आएगा, इधर भी बनता हुआ आएगा। लेकिन मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे इस त्रिज्या के बारे में बात करना है। तो त्रिज्या जैसे यहाँ है वैसे त्रिज्या यहाँ भी तो आएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ तक फैला है वो यहाँ पर आएगा डॉट डॉट करके, ये पॉइंट, ये जो कट पॉइंट है, ये कट पॉइंट, ये कट पॉइंट, इसी कट पॉइंट पर हमारा जो है √5 जैसे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक √5 है, उसी तरह से √5 को हम यहाँ भी दर्शा सकते हैं क्योंकि भाई हमको संख्या रेखा दर्शाना था। तो हम जब यहाँ पे एक चाप लेंगे, चाप, तो चाप जो है वो चाप का जो कट पॉइंट है, चाप का जो कट पॉइंट है वो इस संख्या रेखा पे यहाँ पे आ रहा है, तो यही जो होगा वो कर्णी 5 हो जाएगा। यही हमको दर्शाना था। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, इसमें कोई शंका नहीं है। एक क्वेश्चन इसके जैसा फिर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बस है और लास्ट चलते हैं, देखते हैं इसको। एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन है वो, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही जल्दी इसको निपटाएंगे 2 मिनट के अंदर। ध्यान से देखेंगे कैसे। कर्णिम 10 को आपको निर्धारित करना संख्या रेखा पे, ठीक है। तो संख्या रेखा पे निर्धारित करना है, तो ध्यान से देखना है, ठीक। अब संख्या रेखा पे हम निर्धारित करने जा रहे हैं इसको। चलिए ठीक है। कर्णिम 10 को, अब कर्णिम 10 को दर्शाना है तो क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, अब मैनेज कर लीजिएगा। कर्णिम 10 को अगर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अब 10 तक पहुंचना है तो हम 1 का स्क्वायर अगर कर दें, 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 10। तो बस अब करना क्या है, अब मुझे 1 और 3 लेना है। क्या लेना भाई, 1 और 3 लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, डॉट 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 आगे। अब मुझे जो है आधार जो लेना है वो 3 यूनिट लेना है, तो आधार 3 यूनिट लेंगे, यहाँ हो जाएगा आधार, और लंब जो है 1 यूनिट ले लीजिए जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में लिए थे। 1 मिनट टेढ़ा लाइन खींच रही है, ठीक है। ये है, इसको मैं 1 यूनिट मान ले रहा हूँ, ठीक। अब करना क्या भाई, इस पॉइंट से यहाँ से गिनना स्टार्ट किए थे ना 3 तक, तो यहाँ से इस पॉइंट तक लाइन को मिलाइए। अभी समकोण त्रिभुज बना, इसका नाम रख दीजिए, ये ओ है मान लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, बी फॉर बॉल, हो गया। अब सेम प्रोसेस वही कहानी है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे एकदम सेम हूबहू वही क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए में, ओ बी ए में, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ क्योंकि कर्ण यहाँ भी निकालना है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए सीधे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का है, कर्ण क्या है भाई, कर्ण क्या है, कर्ण ओए है, ओए का स्क्वायर, ठीक है। लंब क्या है, लंब अगर मेन कोण हमने ए को माना है तो लंब ओ भी है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा आप करेंगे। और आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या, वैल्यू को पुट कर देना है, काम बन जाएगा। ओ ए की जगह ओ ए ही रहने दीजिए, ओ ए स्क्वायर ही रहने दीजिए भाई। और ओबी की जगह कितना रखना है, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और एबी की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ओए बराबर क्या हो जाएगा, ओए बराबर जो हो जाएगा, ओए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस में 1, यानी मुझे ओए बराबर चाहिए, ओए का स्क्वायर बराबर मिल गया 10 और मुझे सिर्फ ओए चाहिए, ओए बराबर हो जाएगा √10, ठीक। अब ओए है क्या भाई, हाई ओए है आपका √10, ठीक है। अब यहाँ से प्रकार की नोक को रख करके चाप खींचेंगे और जब इस पूरी तरह से प्रयास करेंगे कहीं इस तरह से आप और ये कट पॉइंट मिलेगा, इसी कट पॉइंट का नाम हो जाएगा कर्णी में कितना 10, ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो मैं कह सकता यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, आप इसका कोई नाम और दे सकते हैं, ए बी
ओ ए बी हो गया, तो इसका नाम मान लीजिए सी, यानी सी पॉइंट है जहां पे हम कर्णिक दस को दर्शा सकते हैं। वो पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट है जिसपे हम कर्णिक दस को दर्शाते हैं। बस यही कहानी था। इस तरह से चैप्टर नंबर 1.2 भी क्लियर हुआ बेहतर तरीके से। तो अब जो है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।